सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी शीघ्र ही एक दो दिन में विजयदशमी आने वाली है और विजयदशमी यानी दशहरा आने वाला है, जिसको हम नॉर्थ इंडिया में जब मनाते हैं तो उसके ठीक 10 दिन पहले, दशहरा के ठीक 10 दिन पहले यहाँ पे रामलीला का मंचन शुरू हो जाता है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो भी भगवान राम के ऊपर है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत करेक्ट टाइम है जब मैंने इस टॉपिक को चुना है, जिस पर मैं थोड़ी सी बातचीत आपसे करूं। ये टॉपिक है उत्तर रामचरितम। ये बहुत ही सुंदर नाटक है जिसके रचनाकार महाकवि भवभूति है और इस नाटक को उन्होंने रचा है, जिसमें उन्होंने श्री राम के जीवन के उत्तरार्ध को दर्शाया है। यानी कि जब श्री राम अयोध्या वापस आ जाते हैं, उसके बाद अयोध्या लौटने के बाद, राज्याभिषेक के बाद की जो कथा है उसको यहाँ पे दर्शाया है। और इसको कह सकते हैं कि ये जो है ये पार्ट 2 है। मतलब भवभूति ने महावीर चरितम की रचना की और उत्तर रामचरितम की रचना की, जिसमें महावीर चरितम जो है वो पार्ट 1 है, जिसमें महावीर जो है वो श्री राम है, जिसमें उनकी राज्याभिषेक से पहले तक की जो कथा है वो है। और उसके बाद पार्ट 2 में वो उत्तर रामचरितम में वो राज्याभिषेक की कथा के बाद की जो कथा है उसके ऊपर वो नाटक लिखते हैं। और ये बहुत ही सुंदर नाटक है भगवान राम के ऊपर। और राम और सीता के प्रणय को जिस तरीके से यहाँ आचार्य भवभूति ने दर्शाया है वो बहुत ही हृदयगामी है, वो बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है, जिसको पढ़ के जो सहृदय दर्शक हैं या जो पढ़ने वाले हैं या जो सुनने वाले हैं उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा ये नाटक। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ दे दूं, ये नाटक यूजीसी नेट सिलेबस में भी लगा हुआ है। संस्कृत के पेपर 2 में ये नाटक लगा हुआ है, तो इस रूप में भी इस नाटक के बारे में जानना सुनना आवश्यक हो जाता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। महाकवि भवभूति ने 3 नाटक लिखे हैं, मालती माधवम, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम, जिसमें से उनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि जो है उत्तर रामचरितम से मिली है। सबसे ज्यादा जो वो पॉपुलर हुए हैं वो उत्तर रामचरितम से हुए हैं, जिसके लिए इनफैक्ट बहुत सारी उक्तियां चल पड़ी। एक उक्ति तो ये है जो बहुत फेमस है कि उत्तरे रामचरिते भवभूतिर विशिष्यते। तो उत्तर रामचरितम की वजह से उनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली, फॉर विच ही हैज बीन कंपेयर्ड विद महाकवि कालिदास। उनको महाकवि कालिदास के कंपैरिजन में रखा गया और बहुत सारे लोगों ने उन पर भी उक्तियां बनाई इन दोनों के कंपैरिजन पे। उनकी इसी रचना के बल पर वो कालिदास के समक्ष खड़े हो सके, कालिदास को टक्कर दे सके, ऐसा इतिहासकारों का कहना है, ऐसे बहुत सारे लोगों का कहना है। क्यों इन दोनों के बीच में ऐसी बैटल लगाई गई या कंपेयर किया गया, क्यों किया गया? क्योंकि इनके जो कथानक थे उनको भी कंपेयर लोगों ने किया। जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम में जहाँ दुष्यंत और शकुंतला का पहले मिलन होता है, फिर उनमें जो विरह की दशा आती है उनके बीच में वो होता है, फिर उसके बाद दोबारा पुनः मिलन होता है। उसी प्रकार उत्तर रामचरितम में भी पहले दोनों का मिलन होता है, फिर वियोग होता है, फिर पुनर्मिलन होता है। तो कुछ ऐसी चीजें थी। उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट लोगों ने यहाँ पे कोट किया वो ये किया कि जैसे एंड में, लास्ट एक्ट में जिस तरह दुष्यंत जो है वो अपने पुत्र से मिलते हैं, उसी प्रकार उत्तर रामचरितम में श्री राम अपने पुत्रों से मिलते हैं और सीता वहां आती है, जैसे उधर शकुंतला वहां पर आती है। तो एक और जो सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है वो ये मिलती है कि दोनों का, यानी दोनों ही प्लॉट्स का जो पुनर्मिलन है वो कहाँ पे है? आश्रम में हुआ है। क्योंकि जो सीता है वो राम से नाटक में जो एंड है वहां पे वो आश्रम में मिलती है, जो दोनों का पुनर्मिलन है वो आश्रम में होता है। उसी तरह शकुंतला और दुष्यंत का, इनका भी पुनर्मिलन जब होता है एंड में वो आश्रम में होता है। एक और मेजर सिमिलैरिटी जो है वो दोनों के प्रकृति चित्रण में है। हालांकि प्रकृति चित्रण के लिए कालिदास को एक बहुत ही स्कॉलर माना जाता है कि वो बहुत ही एक विश्व प्रसिद्ध है जो प्रकृति का चित्रण करते हैं बहुत सुंदर तरीके से। लेकिन प्रकृति के चित्रण के लिए यहाँ पे दोनों में क्या सिमिलैरिटी पाई जाती है कि दोनों ने ही प्रकृति के जीवों का, पशुओं का, पक्षियों का और नदियों का, पौधों का, इन दोनों का जो, इन सबका जो संबंध है वो मनुष्यों के साथ स्थापित किया है। जो मनुष्य है उनका प्रकृति के साथ क्या संबंध है, उनका जो इमोशन है वो प्रकृति के साथ कैसा है, और प्रकृति जो है उनका इमोशन उन मानवीय जीवों के साथ कैसा है। तो शकुंतला का जिस तरह हिरण के साथ है और वन लताओं के साथ है, उसी तरह सीता का जो यहाँ पे है, वो सीता का जो संबंध है, सीता का जो इमोशनल अटैचमेंट है वो किस तरह नदियों के साथ है, किस तरह से वह वन के साथ है, वो भी यहाँ पे भवभूति ने दर्शाया है। तो इस तरीके से कुछ सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती हैं।
तो बहुत सारी इन्होंने चीजें निकाली इन चीजों को लेकर, स्टोरी प्लॉट को लेकर तो निकाली ही, उसके अलावा कुछ कंपैरिजन इनके स्टाइल पे भी किए गए, जहाँ कालिदास जो है व्यंजना प्रधान काव्य लिखते हैं, थोड़ी थोड़ी व्यंजना डालते हैं उसमें उसको सुंदरता देने के लिए, और सुगम पदावली का प्रयोग करते हैं, सुगम शैली का प्रयोग करते हैं। वहां पर भवभूति जो है अभिधा अर्थ में अपनी बात कहते हैं और लंबे फ्रेजेस में कहते हैं। कालिदास कम शब्दों में ज्यादा कह देते हैं और भवभूति जो है अभिधा में कहते हैं, और प्रॉपर वर्ड्स वो अपनी वोकैबुलरी में यूज करते हैं टू एक्सप्लेन कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो इस तरह की थोड़े कंपैरिजन कालिदास और भवभूति के बीच चले। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, जो भवभूति है वो एक सेपरेट राइटर है, वो एक सेपरेट कवि है, एक सेपरेट ऑथर है जो अपने नाटक को लिखते हैं, और उनकी जो प्रेरणा है वो मेंशन करते हैं कि उनकी जो प्रेरणा है वो वाल्मीकि रामायण है, और उन्होंने अपनी जो कथा है वो वहीं से उठाई है। नाटक के नाम से ही ये प्रतीत होता है कि ये जो नाटक है वह राम के उत्तरकालीन जीवन पर आधारित है, जब राम जो है वो लंका से लौटकर अयोध्या में अपने सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं, और उसके बाद की जो घटनाएं हैं वो इस नाटक में होंगी, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी जो घटना होती है राम के जीवन में वो सीता का परित्याग है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है जिसका असर उनके व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ता है और सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है। और इसी दोनों को बैलेंस करने के लिए, वो किस तरह की जो वो उनकी मनोव्यथा है उसको आधार बनाकर उन दोनों का जो प्रणय है उसके आधार पर इस नाटक का विकास आचार्य या महाकवि भवभूति ने किया है। नाटक में राम और सीता का पुनर्मिलन दिखाया गया है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो वाल्मीकि रामायण है उसमें राम के कहने पर और वाल्मीकि के आदेश देने पर सीता अपने शुद्ध होने का प्रमाण देती है, सीता अपने शुद्ध चरित्र का प्रमाण देती है। जब वह प्रमाण देने के लिए वहां पे प्रस्तुत होती हैं तो उनका जो हृदय है, उनका उदात्त हृदय पृथ्वी से शरण मांगता है, और वह पृथ्वी के गर्भ में शरण भी पा जाती हैं। और रामायण की जो कथा है इसीलिए वो दुखांत कही गई है। आप स्वयं सोचिए, ये किसी को कैसे अच्छा लगेगा कि जहां पर सीता की कोई गलती नहीं है वो क्यों पाताल प्रवेश कर जाती है? वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उस अपमान को सहन नहीं कर पाती है। जहां पर उसकी कोई गलती नहीं है लेकिन फिर भी उस पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। ये किसी भी सहृदय को पढ़ते हुए अच्छा नहीं लगेगा। और इसी का जो है आउटकम जो भवभूति ने निकाला है, जो नहीं होना चाहिए था या जो सब चाहते थे वैसा हो, यानी सीता जो है वो पुनः राम के पास वापस आ जाए और सब जो है वो सीता को उसी सम्मान के साथ देखे, वो यहाँ पर भवभूति ने दर्शाया है। भवभूति का ये मानना है कि जो नाटक का अंत है वो सुखांत होना चाहिए, क्योंकि हमारे नाट्य शास्त्र में, हमारी नाट्य परंपरा में ये कहा गया है कि जो नाटक है वो सुखांत होना चाहिए, उसमें हैप्पी एंडिंग जरूरी है। हैप्पी एंडिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर जन रुचि एक नियम है। जो सहृदय जन है, जो देखने वाले हैं, उनको हैप्पी एंडिंग पसंद है, उनको सुखांत नाटक पसंद है, इसलिए नाटक को सुखांत होना चाहिए। तो जो वाल्मीकि रामायण के पाठक हैं, जिनको नाटक के अंत में थोड़ी संतुष्टि जहां मिलनी चाहिए सीता के पुनर्मिलन पे, वो नहीं मिलती है, क्योंकि सीता का पाताल प्रवेश हो जाता है, सीता जो है वो पृथ्वी में समा जाती है, तो वहां पर उनको जो सुखांत नाटक की, सुखांत काव्य की जो अनुभूति है नहीं होती है, वो यहाँ भवभूति के इस नाटक से होती है। इस रूप में भी भवभूति का नाटक जो है वो उत्तम नाटकों में से एक है, जो सहृदय के भावनाओं का पूरा सम्मान करता है, जनरुचि का सम्मान करता है, नाट्य शास्त्र का सम्मान करता है कि जो नाटक है वो यहाँ पर सुखांत हो। तो यहाँ पर सीता का पाताल गमन ना होकर सीता पुनः राम के साथ राजगद्दी पर बैठती है, और राम जो है वो पुनः अपना शासन संभालते हैं, और इसलिए इस नाटक की हैप्पी एंडिंग है। तीसरी चीज जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी वो ये है कि हम उत्तर रामचरितम की जब भी बात करते हैं, हमारे मन में एक ही रस जो है हमारे दिमाग में आता है, करुण रस। ऐसा इसीलिए क्योंकि हर जगह ये कहा जाता है कि जो उत्तर रामचरितम है वो करुण प्रधान है, करुण प्रधान है। इसके लिए जो उक्ति है, जो स्वयं भवभूति ने अपने नाटक में जो मेंशन करी है, वो ये मेंशन करी है कि एको रसः करुण एव। मतलब ठीक है, वो कहते हैं कि जो करुण रस है उसकी जो कंपैरिजन है, उसका जो कंपैरिजन है वो किसी और रस के साथ नहीं हो सकता है। वो रस स्वयं अपने आप में एक प्रधान रस है, एक बहुत अच्छा रस है, बहुत खूबसूरत रस है, जिसको जिस तरीके से वो फ्रेम करते हैं अपने नाटक में इस रस को। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर श्रृंगार रस है, एक विप्रलम श्रृंगार रस है, कि जो नायक और नायिका के बीच की जो दूरी है, उनमें जो उन दोनों का स्ट्रगल है,
उस प्रणय को जो यहाँ पे दिखाया गया है वो विशुद्ध रूप से विप्रलम्ब श्रृंगार है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा करुण रस का भी आश्रय दूंगी, क्योंकि करुण रस का जो स्थायी भाव है वो शोक है, और विप्रलम्ब श्रृंगार रस यानी जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव जो है वो रति है। तो यहाँ पर जहाँ इन्होंने अपने नाटक को जिस तरीके से विकास किया है, अपने नाटक का जिस तरीके से नाटक विकसित हुआ है यहाँ पर, उसमें बार बार जो है राम जो है वो बार बार बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बिकॉज ही कॉन्टिन्यूसली क्राइज फॉर सीता। भवभूति ने यह भी दर्शाया है कि जब श्री राम पंचवटी के आसपास से गुजरते हैं तो वहां पर जो सीता के साथ बिताई यादें हैं उनसे वे किस तरह घिर जाते हैं, वो किस तरह इमोशनल हो जाते हैं, और किस तरह वे सीता को याद कर करके बार बार अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो इन दोनों के जो इमोशंस हैं, राम और सीता दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत रोते हैं, दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं, और दोनों जब एक दूसरे को याद करते हैं तो उनमें बहुत एक प्योरिटी झलकती है, जो दाम्पत्य जीवन है वो यहाँ पे झलकता है, और इसीलिए यहाँ पे करुण रस का भी आश्रय लेना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे विप्रलम्ब श्रृंगार रस भी देखा जा सकता है और करुण रस भी देखा जा सकता है, लेकिन करुण रस प्रधान इस नाटक को कह देना, जहां पर नायक और नायिका के बीच में रोमांस है, विरह है, और उसके बाद पुनर्मिलन है, तो करुण रस मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नाटक का जहाँ पे एंड हो रहा है वहां पे जो दोनों है, दोनों का पुनर्मिलन हो रहा है और उसके बाद सब ठीक हो जाता है, तो यहाँ विशुद्ध रूप से श्रृंगार रस होना चाहिए। बट ठीक है, सबके अलग अलग थॉट्स हैं। अब हम बात करते हैं भवभूति के प्रणय चित्रण की। भवभूति के काव्यों में जो प्रणय का चित्रण है वो जितना आदर्श और जितना मर्यादा पूर्ण है वे किसी अन्य कवि के काव्य में नहीं पाया जाता है। आजकल एक बहुत फेमस उक्ति है, ओल्ड स्कूल लव। ओल्ड स्कूल लव ये इतना फैल गया है सोशल मीडिया साइट्स पे हर जगह, कि जो लव है, जो प्यार है, जो प्रेम है वो इमोशंस से होता है। किसी को बुके देने से, किसी को गाड़ी देने से, किसी को रिंग देने से, डायमंड देने से नहीं होता है, किसी को दिखावा करने से नहीं होता है। जो इमोशंस हैं दैट इज ओल्ड स्कूल लव, कि एक छोटी छोटी बात पे आप एक दूसरे की कितनी केयर करते हैं। You don't think about them like their body and their attributes. You just think about their soul, their personality, the person he or she is. तो दैट इज ओल्ड स्कूल लव जो आजकल बहुत चल रहा है, और इसके ट्रेसेस हमें यहाँ उत्तर रामचरितम में मिलते हैं। भवभूति ने जिस तरीके से अपने प्रणय को यहाँ पे दर्शाया है राम और सीता के बीच में, यहाँ पे जो प्रणय भवभूति ने दर्शाया है वो कहीं पे उस तरह का प्रणय हमें कहीं और देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये एक आदर्श प्रणय है कि जो एक पति और पत्नी है, एक नायक और नायिका है, एक दाम्पत्य जीवन में जो रहने वाले नायक नायिका है, उनके बीच का जो प्रणय है वो कैसा होता है। भवभूति का प्रेम वासनात्मक नहीं है, किसी भी प्रकार का काम लिप्सा का संकेत नहीं प्राप्त होता है। यहाँ पर सर्वत्र उदात्त गांधीर्य, स्थिरता दिखाई देती है, एक मेच्योरिटी दिखाई देती है, एक इमोशन दिखाई देता है। यहाँ पे यौवन, वासना इत्यादि चीजों का यूज यहाँ पे भवभूति ने नहीं किया है। इसलिए भवभूति आदर्श दाम्पत्य जीवन के एक सफल चित्रकार हैं, जिन्होंने राम और सीता के प्रणय को उस खूबसूरती में दिखाया है जो खूबसूरती आजकल के लोगों के प्रणय में होनी चाहिए, आजकल के लोगों के प्रेम में होनी चाहिए। भवभूति के प्रेम संबंधी विचारों को पढ़ने से ये ज्ञात होता है उनका जो हृदय है वो बहुत सरल और आदर्श प्रेम को फॉलो करता है। While talking of भवभूति का प्रणय चित्रण, how can we forget about भवभूति के राम। भवभूति के जो राम है वो बहुत ही सुंदर कैरेक्टर है, अलौकिक तो है ही, लेकिन उनका जो फीलिंग्स है, उनकी जो फीलिंग है एज अ नायक अपनी नायिका के प्रति, सीता के प्रति, वो बहुत ही सुंदर तरीके से भवभूति ने राम के थ्रू दर्शाया है। यहाँ पे इतने सुंदर पदावली, इतने सुंदर श्लोक का वे प्रयोग करते हैं। वो सीता को अपने घर की लक्ष्मी कहते हैं जब वे सीता से दूर हैं, और वो श्लोक इस तरह है, इयं गेहे लक्ष्मीर्यम् अमृतवर्ती नयनयो रसावस्याः स्पर्शो वपुषि बहुलश्चन्दनरसः अयं बाहुः कंठे शिशिरमसृणो मौक्तिकसरः किमस्या न प्रियो यदि परम सही अस्तु न विरह। वे कहते हैं कि ये सीता जो है वो मेरे घर की लक्ष्मी है और मेरी आंखों के लिए अमृत रूपी काजल के समान है। मेरे लिए उसका स्पर्श जो है वो चंदन के लेप की तरह है। मेरे गले में पड़ी जो उसकी बाजू है वो एक ठंडी और सुंदर शीतल मोतियों की माला के समान है। और इसकी कौन सी वस्तु है जो मुझे प्रिय नहीं है।
बस मैं इसका विरह सहन नहीं कर पाऊंगा। ये जो श्लोक है ये प्रथम अंक से लिया है, जहाँ पे वह सीता के बारे में कहते हैं ये लाइंस। और भी कुछ लाइंस है जो वो सीता के विषय में कहते हैं, जब वह सीता के साथ नहीं होते, जब उन दोनों के बीच में जो प्रलंब श्रृंगार है, जहाँ पर उन दोनों दोनों वियोग में है, दोनों एक दूसरे के विरह में जी रहे हैं, वहां पर एक श्लोक आता है जो बहुत सुंदर है। वो इस तरह है, त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं त्वं कौमुदी नयनोरमृतं त्वमङ्गे इत्यादिभिः प्रियशतैरनुरुध्य मुग्धां तामेव शान्तमत्वा किमिहोत्तरेण। इसका अर्थ इस प्रकार है कि राम कहते हैं कि तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो, और तुम शरीर में अमृत तुल्य हो। इस तरह की बातें जो है वो श्री राम सीता के विषय में कहते हैं। ऑल्सो व्हाट वी गेट टू सी हेयर इज, जो राम है उनको स्वयं अपवादों में अविश्वास है। ये हमें जब प्रथम अंक में जब वे चित्र दर्शन कर रहे हैं उसमें देखने को मिलता है, जब लक्ष्मण चित्रावली का विवेचन सीता और राम के समक्ष करते हैं, और कवि को अग्नि परीक्षा के दृश्य के विवेचन के समय सीता की पवित्रता के विषय में जो राम कहते हैं, उससे ये प्रतीत होता है कि जो राम है वो सीता की पवित्रता पर बिल्कुल संदेह नहीं करते हैं, और सीता के बारे में जो अपवाद है राम जो है उसके पक्ष में नहीं है। सेकेंडली, राम जो है वो सीता को अपवाद के कारण नहीं छोड़ रहे हैं, किंतु जनता के प्रति सर्वोच्च कर्तव्य का ध्यान रखकर ही सीता का परित्याग कर रहे हैं। राम का एक डायलॉग आता है, स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा। इसका अर्थ है प्रजा की प्रसन्नता के लिए मुझे स्नेह, करुणा अथवा जानकी को भी अगर मुझे छोड़ना पड़े तो मुझे पीड़ा नहीं होगी। तो यहाँ पर इस तरह भवभूति जो है वो एक आदर्श पति के रूप में और आदर्श राजा के रूप में राम को दर्शाते हैं, और इस तरह यहाँ पे भवभूति के राम जो है वो एक आदर्श रूप में हमारे समक्ष आते हैं। तो भवभूति ने जो एक राजा की और एक पति के बीच की जो ड्यूटी है, इन दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये दिखाने का प्रयास किया है राम के कैरेक्टर के थ्रू। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जो राम है वो यहाँ पे न केवल आदर्श पति के रूप में दिखाए गए हैं जो कि सीता के पीछे से भी बहुत परेशान है, और दूसरी चीज यहाँ पे एक राजा के रूप में भी दिखाए गए हैं कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन को आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि एक जो राजा की ड्यूटी है वो प्रजा के लिए है। और ये संकेत न केवल वे अपने डायलॉग से देते हैं, न केवल वे भवभूति एक राम के कैरेक्टर से देते हैं, बल्कि इसके संकेत जो है इन दोनों ही चीजों के, जो सीता के प्रति उनका प्रेम है और जो प्रजा के प्रति उनका कर्तव्य है, इसके जो संकेत हैं ये हमें फर्स्ट एक्ट से ही मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो फ्रेमिंग ऑफ उत्तर रामचरितम है, जिस तरीके से इसको एक काव्य, एक नाटक के रूप में ढाला गया है, तो फर्स्ट 3 एक्ट्स में हम ये देखते हैं कि इनकी जो टूटी टूटी कड़ियां हैं उनके बारे में जानने के लिए हमें मिलता है, और उन कड़ियों का जो समाधान है, उनसे जो जुड़ी हुई घटनाएं हैं, उनका जो सारा विवेचन है वो हमें रेस्ट 4 अंकों में मिलता है। तो ये जो मनोवैज्ञानिक कॉन्फ्लिक्ट है, और साथ में ये जो एक लव स्टोरी है राम और सीता की, नायक और नायिका के जो दाम्पत्य प्रणय को यहाँ पे जो दिखाया गया है वो काबिले तारीफ है। इसीलिए उत्तर रामचरितम यहाँ पे सच में कुछ विशेष है। आशा करती हूँ आपको मेरा व्याख्यान अच्छा लगा होगा। प्लीज इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।